हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली बार हेड इंजरी के डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉजेस, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने हेड इंजरी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी तरह से अगर किसी भी कॉज से अगर हमारे जो स्काल्प है, जो स्कल है और जो मेनिंजेस है या फिर जो हमारा ब्रेन है उस पर अगर इंजरी हो जाती है तो उसको हम हेड इंजरी कहते हैं। इसके दो टाइप्स थे, एक थी ओपन, एक थी क्लोज। उसके बाद में हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू जीसीएस। उसके तीन टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो नेक्स्ट हमने उसके बाद में पढ़ा था कि उसके इन्वॉल्वमेंट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स होते हैं, कॉन्क्यूशन, सॉरी। तो हमने इसके बाद में तीन टाइप्स पढ़े थे, स्काल्प इंजरी, स्कल इंजरी एंड ब्रेन इंजरी। देन नेक्स्ट हमने ब्रेन इंजरी के तीन टाइप्स पढ़े थे, कॉन्क्यूशन, कॉन्ट्यूशन एंड इंटरक्रेनियल हेमोरेज। देन उसके बाद में हमने हेमेटोमा पढ़ा था कि हेमेटोमा क्या होता है, जो कि कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है इनसाइड द स्किन। उसके भी हमने तीन टाइप पढ़े थे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कि अगर किसी भी कारण से, ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने कॉजेस पढ़े थे, ब्रेन सफ़र्स फ्रॉम ब्रेन सफ़र्स फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि किसी भी कारण से अगर हमारे ब्रेन पर या फिर हमारे सर पर अगर इंजरी हो जाती है तो उससे क्या होगा, इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम बढ़ेगा। इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सी एस एफ फ्लूइड कलेक्शन है या फिर हमारा जो ब्लड कलेक्शन है वो ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगा। वो उस बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर अगर एक गिलास के अंदर हम अगर पूरा गिलास भर दे और अगर हम उसमें अगर किसी चीज़ को डाल दे उस गिलास के अंदर तो वो पानी बाहर आ जाएगा। उसी तरह इसके अंदर जितना स्पेस होता है उससे ज़्यादा अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उससे क्या होगा, जो ब्लड है हमारा वो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो लेस हो जाएगा। ब्लड फ्लो लेस होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, सॉरी, तो ब्लड फ्लो लेस होने की वजह से क्या होगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया या फिर इस्चेमिया भी होगा। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू के अंदर कम होना, इसी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। और इस्चेमिया किसे कहा जाता है, टिश्यू की डेथ को इस्चेमिया कहा जाता है। जब जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगा तो वहाँ पर O2 सप्लाई भी कम होगा, और O2 सप्लाई कम होने की वजह से जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होंगी, और इस वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ट्रॉमेटिक इंजरी से सफ़र करेगा। उसके वजह से जो हमारा इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो ब्लड फ्लो चल रहा था, जो हमारा इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम बढ़ा है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो लेस हो जाएगा, और वो लेस होने की वजह से ब्रेन के जो टिश्यूज़ है उनको ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा, और इसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ हो जाएंगी। और टिश्यू डेथ होने की वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम, कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होंगी। क्या होंगी फ्रेंड्स,
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होंगी, यानी कि पेशेंट बेशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में होंगे वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना, या फिर डिसोरिएंटेशन भी हो सकता है। मतलब पेशेंट कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ये उसको समझ नहीं आएगा। अगर हम उसको पूछेंगे कि आप कहाँ पर है, तो वो बता नहीं पाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। और ऑब्वियसली इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ेगा, हेडेक होगा, रेस्टलेस हो सकता है, पेन होगा, फीवर होगा, देन ब्लीडिंग भी होंगी। देन जो सेंसरी, विजुअल एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेन है वहाँ से ही हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस, जो सेंसरी है, विजुअल है, हेयरिंग है, एट्सेट्रा जो भी है वो वहीं से चलते हैं। अगर ब्रेन में ही फॉल्ट हो गया तो हमारे सेंसरी, विजुअल या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकती है, यानी कि इसमें खराबी आ सकती है। देन इम्पेयर मेंटल फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डेलीरियम है, जैसे कि ओसीडी है, ये आपको साइकोलॉजी के अंदर मिलेगा। देन पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकती है, यानी कि पेशेंट की पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है। देन टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ब्लड फ्लो स्लो चल रहा है। ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से हमारा जो हार्ट है वो फास्टली पंप करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए टैकीकार्डिया होगा। और उसके बाद में जो टैकिपनिया है, O2 सप्लाई वहाँ पर कम हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर साइन एंड सिम्टम थे। अब हम यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद जनरल असेसमेंट करेंगे, सीटी स्कैन, MRI। अगर यहाँ पर स्कल पर इंजरी है तो हम यहाँ पर एक्सरे करेंगे। देन यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GCS के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स हेड इंजरी के पड़ते हैं, तो GCS करने पर पता चलेगा कि किस टाइप का हेड इंजरी हुआ है। देन एंजियोग्राफी करेंगे कि कहाँ पर ब्लॉकेज, कौन सी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हुआ है या फिर हिमेटोमा फॉर्म हुआ है। देन रेडियोग्राफी करेंगे। देन नेक्स्ट हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हेड इंजरी होने के बाद। इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, क्या होगा? इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोसिफालिस हो सकता है, यानी कि ब्रेन के अंदर फ्लूइड कलेक्शन बढ़ सकता है। देन ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, यानी कि वहाँ की जो ब्रेन के अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं उनका हर्निएशन, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। देन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर कॉग्निटिव, मोटर, सेंसरी, स्पीच, यानी कि बोलने का, सुनने का, या फिर हमारा जो बिहेवियर है वो परमानेंटली डिफेक्ट यानी कि ख़राब हो सकता है। देन यहाँ पर न्यूरो बिहेवियरल अल्टरेशंस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इमोशंस वगैरह जो हमारे होते हैं, जो हमारा गुस्सा है, जो हमारे सैडनेस है, जो भी इमोशंस हो सकते हैं वो सब कुछ चेंजेस हो सकता है, यानी कि ख़राबी भी आ सकती है। देन हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट या फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को अगर हेड इंजरी हुई है तो उसको कन्वल्जेंस आ सकते हैं, यानी कि उसको झटके आ सकते हैं। तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग में हम उनसे फेनिटोइन यानी कि एप्टोइन दे सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो ICP है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर ऑस्मेटिक डाययूरेटिक ड्रग्स देंगे, जिसके अंदर मैनिटॉल आता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे कि यहाँ पर अगर ओपन हेड इंजरी हुई है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर माइल्ड एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट का पेन रिड्यूस करने के लिए। देन माइल्ड एंटीपायरेटिक्स देंगे, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से यहाँ पर फीवर भी आ सकता है। देन उसके बाद में
हिस्टामिन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पेशेंट को स्ट्रेस अल्सर हुआ उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट दिया जाता है। देन उसके बाद में यहाँ पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है। देन उसके बाद में यहाँ पर स्वेलिंग अगर आई हुई है तो यहाँ पर डेक्सामेथासोन का यूज़ किया जाता है, जो कि एक स्टेरॉइड है। देन हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पर हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट में हेड इंजरी में क्या किया जाता है। तो इसके अंदर क्रेनियोटोमी की जाती है, रिमूवल ऑफ हेमाटोमा बाय इंसिजन ऑफ क्रेनियम। क्रेनियोटोमी क्या होती है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर हेमाटोमा फॉर्म हुआ है, जो ब्लड का जो थक्का बन चुका है, उसको रिमूव करने के प्रोसीजर को क्रेनियोटोमी करते हैं। ये एक इंसिजन लगाकर करते हैं। देन यहाँ पर डाइटरी मैनेजमेंट देखेंगे। यहाँ पर पेशेंट को NBM रखना है, यानी कि नथिंग बाय माउथ, मतलब उसको मुंह से कुछ भी खाने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो यहाँ पर उसकी अब नॉर्मल हो चुकी होती है, यहाँ पर नॉर्मल वो नहीं होती। इसलिए यहाँ पर पेशेंट को जो है तो आर्टिफिट दिया जाता है, यानी कि उसके नाक के नली के द्वारा उसको हेड को एलिवेट, यानी कि हेड को ऊपर करके उसको उस पोजीशन में उसको नाक के नली से हम यहाँ पर फीड देंगे। देन यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट की वुंड को ओपन करेंगे, जो कि कवर्ड करना है, और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाइड करके जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करेंगे। देन वहाँ पर वुंड को क्लीन करना है विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। देन यहाँ पर ABC चेक किया जाएगा यहाँ पर पेशेंट का, ठीक है। ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, और उसको मेंटेन रखना है। देन यहाँ पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मैनेज करना है। देन GC स्केल यहाँ पर मेंटेन रखनी है यहाँ पर। देन यहाँ पर सर्जरी अगर करनी है तो सर्जरी को इवैक्यूएट करना है। क्योंकि वहाँ पर हेमाटोमा फॉर्म हुआ होता है। और देन इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना होता है पेशेंट के। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड की जाएंगी, वो आप सबसे पहले देख लें। थैंक यू।